स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 6 टेंशन मेंबर लेके आया हूँ। आज हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे करेंगे। इसके अलावा बता दूं, जो छात्र नए जुड़े हैं, मैं इससे पहले वेल्डिंग कनेक्शंस, बोल्टेड कनेक्शंस, रिवेटेड कनेक्शंस, इन सब के एमसीक्यूज में करा चुका हूँ। आप उनको देख सकते हैं। आगे मैं वन लाइनर सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन और एक वर्ड में उसका आंसर, जिससे कि एमसीक्यूज अधिकतर बनाए जाते हैं। इसके अलावा CMAED, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन और ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इनके एमसीक्यूज में रेगुलर करा रहा हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक ओवरव्यू दे दूं। जो छात्र अभी नए जुड़े हैं, जिन्हें टेंशन मेंबर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्वेश्चन करने से पहले इसको समझ लें ताकि उन्हें आसानी समझ में आएगा। देखिए, टेंशन मेंबर, ठीक है, टेंशन का मतलब होता है तनन। जो छात्र नहीं जानते उनको बता दूं, टेंशन मेंबर ऐसे मेंबर या उपांग होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है खींचने की। ठीक है, खींचने के कारण ही ये फेल होते हैं, ये कहीं से टूटते हैं। ठीक, यही होता है टेंशन मेंबर। जिन पर तनाव बल या तनन बल आता है वो कहलाते हैं टेंशन मेंबर। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ट्रस है। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर जो मेन मेंबर है नीचे, इसके अंदर देखिए टेंसाइल फोर्सेज आ रहे हैं। ये बाहर की तरफ को जा रहा है, ठीक, बाहर की तरफ को खींच रहा है, और ये अंदर की तरफ को दब रहे हैं। ठीक है, तो जो ये नीचे वाला मेंबर है, इस पर टेंशन आ रहा है, और जो ये साइड वाले मेंबर है, इस पर कंप्रेशन आ रहा है। इसको कहते हैं स्ट्रट। ठीक है, तो जो स्ट्रट होती है उस पर कंप्रेशन फोर्सेज आते हैं, जो टाई होती है उस पर टेंसाइल फोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो इस फिगर से आप समझ रहे होंगे टेंशन मेंबर कौन सा है और कंप्रेशन मेंबर कौन सा है। जिन पे तनन बल आते हैं, जिन पे टेंसाइल फोर्सेज आती हैं, वो टेंशन मेंबर होते हैं। जिन पे कंप्रेसिव फोर्सेज आती हैं, वो कंप्रेशन मेंबर या फिर स्ट्रट्स होते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर कर दूं। नेट सेक्शनल एरिया और ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी इसमें काफ़ी पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर आप एक प्लेट देख पा रहे होंगे, ये, ठीक है, इस प्लेट में यहाँ पर एक बोल्ट का होल है, ठीक, और बाकी ये प्लेट है। अब इस प्लेट का ग्रॉस सेक्शनल एरिया और नेट सेक्शनल एरिया क्या होगा? देखिए, ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, अगर हम इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन देखें तो इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये पीछे की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं, इस साइड से बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो इसका ग्रॉस सेक्शनल एरिया या सेक्शनल एरिया सिंपली बात करें अभी, तो कुछ इस तरीके का इसका काट क्षेत्रफल होगा। अब इस काट क्षेत्रफल में एक तो ये थिकनेस होगी इसकी T, और यहाँ पर चौड़ाई होगी इसकी B। ठीक है, तो ये B और T, अब आप इन दोनों को गुणा करें B इंटू T, तो आपको क्या मिलेगा? आपको इस पूरे सेक्शन का एरिया मिल जाएगा, इस पूरे काट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वही B इंटू T इसका ग्रॉस क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर इसका शुद्ध क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रॉस क्षेत्रफल और हिंदी में कहते हैं शुद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये शुद्ध क्षेत्रफल या ग्रॉस क्षेत्रफल जो होता है, ये बिना बोल्ट होल के जो एरिया होता है उसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अब इसके बाद अब दूसरा सेक्शन देखिए, जो दूसरा सेक्शन में जहाँ पर इन्होंने बोल्ट काट रखा है यहाँ सामने की तरफ, अब जो सामने की तरफ बोल्ट का सेक्शन काट दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे जो आपका एरिया है वो थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि आप जब इस सेक्शन पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का सेक्शन दिखाई देगा, जो कि बीच में से ऐसे कटा होगा, जहाँ पर मेटल का पार्ट नहीं होगा, बोल्ट लगेगा तभी वो भरेगा, अदरवाइज वो हिस्सा खाली रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी B चौड़ाई होगी, ठीक है, T थिकनेस होगी, ठीक, पर इसका जो सेक्शनल एरिया होगा वो B इंटू T नहीं होगा, क्योंकि B इंटू T तब है जब वो कंप्लीट है, सॉलिड है। जहाँ सॉलिड नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा B इंटू T, और इसमें से आपको क्या घटाना पड़ेगा? इसमें से आपको घटाना पड़ेगा बोल्ट का एरिया। अब बोल्ट तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, गोल होता है, परंतु यहाँ पर आपको गोल नहीं देखना, यहाँ पे आपको उसका प्रोजेक्शन देखना है। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब अगर आप एक सिलेंड्रिकल चीज़ को, एक लंबी सी सिलेंड्रिकल चीज़ है, और आप इसकी परछाई अगर देखेंगे किसी दीवार पे, तो वो परछाई आपको रेक्टेंगुलर शेप की ही दिखाई देगी। तो वो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे निकलता है? ये वाली जो इसकी डायमीटर है वो, और ऊंचाई, मतलब D इंटू T आप करेंगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, या प्रक्षेपित एरिया। तो प्रक्षेपित एरिया आपका D इंटू T से निकलेगा, और आप इसी को कैलकुलेशंस को जब पूरा सॉल्व करेंगे तब आपके सामने निकल के आएगा एक इसका सिंपलेस्ट फार्मूला, या फिर एक बेसिक ओवरव्यू कह लीजिए कि आपको किस तरीके से इसको निकालना है। तो आप इसके टोटल एरिया में से माइनस कर दीजिए जो इसके बोल्ट का या रिवेट का एरिया है उसको, तो ये आ जाएगा B माइनस D इंटू T। ठीक है, मतलब टोटल जो ये था चौड़ाई, इसमें से आपने D को या डायमीटर को माइनस कर दिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया उसकी थिकनेस का, तो आपको निकल के आ गया उसका एरिया, नेट सेक्शनल एरिया। ठीक है, नेट सेक्शनल एरिया को हिंदी में कुल क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है, कुल क्षेत्रफल, कुल प्रभावी क्षेत्रफल कहते हैं, कभी कभी कुल क्षेत्रफल कहते हैं, इंग्लिश में इसको नेट सेक्शनल एरिया कहते हैं। ठीक है,
तो ग्रॉस सेक्शनल एरिया और नेट सेक्शनल एरिया का यही बेसिक अंतर होता है जो टेंशन मेंबर में काम करता है, ठीक है। इसी कारण से टेंशन मेंबर में आप जितने ज़्यादा रिवेट लगाएंगे आपका नेट सेक्शनल एरिया उतना ही घटता चला जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में जितने बोल्ट आपने उसमें लगाए हैं, और उतना ही नंबर ऑफ बोल्ट्स आपको कैलकुलेशन में उनकी जो एरिया है, उस जो एरिया वो घेर रहे हैं प्रोजेक्टेड एरिया, उतना आपको कट करके उसका नेट सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बेसिक ओवरव्यू टाई क्या होता है, टाई कैसे काम करता है। उसके अलावा टाई या फिर टेंशन मेंबर, टाई एक मेंबर का नाम है, टेंशन मेंबर ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में जितने लगते हैं उन सबको कहते हैं। तो जो भी टेंशन मेंबर लगे अगर उस पर कट लग रहा है तो नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे आप ये समझ गए होंगे। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें, जैसे हम किसी टाई को अगर दूसरे टाई से जोड़ते हैं, एक टेंशन मेंबर है एक दूसरे टेंशन मेंबर से जुड़ा है, ठीक है, तो इस पे भी वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, नेट सेक्शनल एरिया जैसे मैंने पीछे भी बताया कि यहाँ पर आप देखिए बोल्ट होल्स हैं, एक बोल्ट होल है, दूसरा बोल्ट होल है, तीसरा बोल्ट होल है। अब इन बोल्ट होल्स का जब सेक्शनल एरिया निकालेंगे तो सेक्शनल एरिया में आप इन तीनों बोल्ट एरिया को माइनस करेंगे, तब आपका टोटल नेट सेक्शनल एरिया इस प्लेट का आएगा, ठीक है। तो तीनों का प्रोजेक्टेड एरिया निकाल के, एक या एक का निकाल के, तीनों का मोस्टली इक्वल ही होता है, माइनस कर देंगे टोटल लेंथ में से, टोटल एरिया में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, तो आपको जो निकल के आएगा वो नेट सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बेसिक ओवरव्यू, बाकी चीज़ें आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मैसेजेस में या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला सवाल हमें दिया है, नेट सेक्शनल मेंबर्स दैट आर अंडर डायरेक्ट टेंसाइल फोर्सेस कॉल्ड, ऐसे संरचनात्मक उपांग जो सीधे तनन बल वहन करते हैं कहलाते हैं। मैंने पहले ही बताया, जब भी टेंसाइल फोर्सेस या तनन बल वहन करेगा कोई संरचनात्मक उपांग या स्ट्रक्चरल मेंबर, तो वो क्या कहलाएगा, टाई स्टड बीम में से क्या होगा, वो होगा टाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 टाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल मेंबर मेनली डिपेंड्स अपॉन, किसी तनन उपांग की सामर्थ्य मुख्यतः निर्भर करती है। तनन उपांग, आप मान लीजिए कोई मेंबर आपने पकड़ा और आपने इधर उधर से खींचना शुरू किया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए इसकी सामर्थ्य किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, खंड के आकार पर, मतलब इसकी शेप क्या है, अगर ये रेक्टेंगल होगा तो मजबूत होगा, स्क्वायर होगा तो कमजोर होगा, सर्कल होगा तो और कमजोर होगा, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं हो सकता। खंड में प्रयोग जोड़ के आकार पर, बिल्कुल जोड़ के आकार पर हो सकती है, पर यहाँ जोड़ की बात ही नहीं की, यहाँ तो बात कर रहा है टेंसाइल मेंबर की। जोड़ लगेगा जब आप जोड़ की बात करेंगे तब उसकी स्ट्रेंथ को जांचेंगे। तीसरा है खंड के काट क्षेत्रफल की, ठीक है। अब आप सोचिए, आप एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और एक मोटा सा लोहा लीजिए, ठीक है, या सिंपली आप एक पतला कागज़ लीजिए एक मोटा कागज़ लीजिए, और आप उस पतले कागज़ को खींचिए और मोटे कागज़ को खींचिए, ये फट जाएगा, मोटा वाला कागज़ बाद में फटेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो टेंसाइल फोर्सेज होती है उससे उसकी स्ट्रेंथ या सामर्थ्य काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा खंड के काट क्षेत्रफल। और काट क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो आपकी टेंसाइल मेंबर की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन फिगर्स विच मेंबर्स आर प्राइमरी यूज्ड एंड टेंशन मेंबर, दिए गए चित्र में से कौन से उपांग मुख्य रूप से तनन उपांग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कौन कौन से मेंबर्स का यूज़ आप टेंसाइल मेंबर्स की तरह करते हैं। यहाँ पर एक राउंड स्टील का मेंबर दिया है, एक रेक्टेंगुलर शेप का दिया है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ केबल्स दिया है, यहाँ पर एक एंगल सेक्शन दिया है, यहाँ पर 2 एंगल सेक्शंस दिए हैं जो बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, यानी पीठ से पीठ लगा के जोड़े गए हैं। इनके बीच में भी गजट प्लेट हो सकती है। यहाँ पर एक आई सेक्शन दिया है या बीम सेक्शन दिया है, टी सेक्शन दिया है, यहाँ पे चैनल सेक्शंस दिए हैं। चैनल सेक्शन मतलब सी शेप के जो सेक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं चैनल सेक्शन। और यहाँ पर अलग अलग फ्लैट्स को जोड़ के आपस में जोड़ा गया। फ्लैट क्या होता है, जिसकी क्रॉस सेक्शनल लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी कम होता है उसकी लेंथ के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यूनिडायमेंशनल मेंबर्स होते हैं ये। तो इस टाइप के मेंबर्स जब हम जोड़ते हैं, क्या ये सारे के सारे टेंशन मेंबर की तरह यूज़ होते हैं, तो बिल्कुल ये सारे के सारे टेंशन मेंबर की तरह ही यूज़ होते हैं, ये सब सही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन है फ्लैट एंड केबल्स। बिल्कुल फ्लैट और केबल टेंशन मेंबर में ही यूज़ होते हैं। फ्लैट का यूज़ ट्रस में होता है और केबल का यूज़ आप जनरल लाइफ में भी देखोगे, आप कपड़े फैलाने के लिए तार तक बांधते हो तो वो तार भी एक टेंशन मेंबर की तरह काम करता है, खिंचता है, ठीक है। तो केबल्स का यूज़ करते हैं। केबल्स का यूज़ आप ब्रिज में देख सकते हैं, आजकल केबल सस्पेंशन ब्रिज बनने लगे हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है जो नैनी ब्रिज इलाहाबाद में बना हुआ है, वो पूरा केबल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि इन्हीं केबल्स के सहारे रुका हुआ है। इसके अलावा एंगल सेक्शन, बिल्कुल एंगल सेक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा आई सेक्शन का प्रयोग भी हम लोग ट्रस में करते हैं, ट्रस कह रहा हूँ सॉरी, टेंशन मेंबर्स में करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेंबर्स हम टेंशन मेंबर की तरह यूज़ करते हैं इन सब का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, व्हेन टू टेंशन मेंबर्स आर यूज टुगेदर फास्टनर यूज टू प्रिवेंट डिफ्लेक्शन और टू टाई मेंबर्स वर्क एज अ सिंगल यूनिट। जब दो तनन उपांग का एक साथ प्रयोग किया जाता है, ऐसे बंधक जो विक्षेपण को रोकने के लिए और उपांग को एक इकाई के रूप में काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। बंधक मतलब ऐसे रिवेट्स जो दो मेंबर्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वो कौन से रिवेट्स होते हैं, टैकिंग रिवेट, बोल्ट, वेल्डिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है, इसका आंसर होता है टैकिंग रिवेट।
जो सिर्फ आपस में एक दूसरे को एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें। अगर दो मेंबर्स अलग अलग बने हुए हैं और दूसरा मेंबर है, अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको एक सिंगल यूनिट की तरह लोड को बेयर करवाना है, तो आप उनके बीच में टैकिंग रिवेट लगा देंगे। ठीक, टैकिंग रिवेट का रोल लोड ट्रांसफर में कुछ नहीं होता है, वो बस मेंबर्स को आपस में बांधे रखने का काम करते हैं, उसको कहते हैं टैकिंग रिवेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। सेपरेटर्स आर यूज्ड इन टेंशन मेंबर 2। तनन उपांग में पृथककारी का प्रयोग किया जाता है सदस्यों को। किस प्रकार से सदस्यों को ये उपांग होगा, सदस्य किस प्रकार से आप जो अलग अलग उसके मेंबर्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं सेपरेटर्स द्वारा। सेपरेटर्स करता क्या है, पहले तो देखिए, जब आपका कोई लंबा टेंशन मेंबर होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक मेंबर ये है, ठीक, और दूसरा मेंबर ये है, ठीक है, एक गजेट प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, एक गजेट प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, टोटल लंबाई मान लीजिए इसकी 6 मीटर है। ठीक है, हम गजेट प्लेट या कोई भी प्लेट जिस पर सपोर्ट है वो जॉइंट्स पे ही तो लगी होगी, पूरे मेंबर पे तो लगी नहीं होती। तो ये मेंबर जब इस जगह से इस जगह तक ट्रांसफ़र होगा तो बीच में ये डिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, वेट के कारण सैग हो सकता है, इनके बीच की दूरी घट बढ़ सकती है। ठीक है, इस कारण से टेंसाइल फोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, इसलिए इनकी दूरी को बराबर मेंटेन रखने के लिए इनके बीच में सेपरेटर्स लगा दिए जाते हैं। सेपरेटर्स कुछ नहीं, लकड़ी या लोहे के गुटके होते हैं जो इनकी उस दूरी को मेंटेन रखते हैं, जो दूरी इस मेंबर के जॉइंट पर है उसी दूरी को पूरे डिस्टेंस में मेंटेन रखते हैं। तो जब लंबे मेंबर्स दूर तक जाते हैं तो उनके बीच में सेपरेटर्स लगा के उनकी दूरी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि वो बराबर दूरी पर ही चलें, पूरे जितने उनका लेंथ है, जो स्पैन है उस पर। ठीक है, तो सेपरेटर्स का यहाँ पे क्या काम है, सेपरेटर्स आप समझ ही गए होंगे अब तक। यूज टू जॉइन मेंबर्स, यूज टू मेंटेन डिजायर्ड डिस्टेंस, यूज टू इंक्रीज डिस्टेंस, या ऑल ऑफ द अबव। उपांगों को जोड़ने के लिए, उपांग के बीच दूरी बनाए रखने के लिए, उपांग की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। आप समझ गए होंगे, उपांगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, उपांगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक, अगला देखिए, द नेट एरिया ऑफ राउंड बार्स टू रेजिस्ट टेंशन इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट। तनाव अवरुद्ध करने के लिए गोल छड़ों का शुद्ध क्षेत्रफल छड़ों के किस काट क्षेत्रफल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, मैं इससे पिछले क्लास में बता चुका हूँ, जब आप कोई बोल्टेड कनेक्शंस या फिर किसी प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल मेंबर को जब आप टेंसाइल फोर्स में के अंडर में लगाते हो, जब आप उसको तनन प्रतिबल के अंडर में काम कर रहा होता है, तो उस पर क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ट में बताया था, जगह उसका जो थ्रेड का पोर्शन है वो इस तरीके से कटा हुआ है। ठीक है, तो ये जब फेल होगा ना, तो ये सबसे पहले फेल होगा वहाँ पर जहाँ पर इसका सेक्शनल एरिया सबसे कम होगा। ठीक है, आप खुद ही सोच कर देखिए, आपके पास एक लंबा सा पतला सा डंडा है जो बीच में से पतला है, फिर आगे से मोटा हो गया। ठीक है, आप इसको खींचना शुरू करें तो सबसे पहले कहाँ से फेल होगा, जहाँ सबसे पतला होगा वहीं से टूट जाएगा। ठीक है, तो बस वही सिंपल सा प्रिंसिपल यहाँ पर है कि जो आपकी छड़ होती है, स्टील की बार्स होती हैं, वो टेंसाइल फोर्सेस के अंदर सबसे पहले कब फेल होती हैं। अब जो स्टील की बार्स हैं भाई, वो किस तरीके की होती हैं, प्लेन तो होती हैं, उस पर कोरुगेशंस होती हैं। तो कोरुगेशंस के कारण जो उनमें उठाव होता है, या जो उनमें सीमेंट भरने के लिए जो अलग से उठान दी जाती है, वो उस चक्कर में जहाँ पर सबसे पतला क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस जगह से वो फेल हो जाती हैं, जहाँ उनमें डेप्थ होती है उस जगह से वो फेल होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य अनुभाग से नहीं, थ्रेड की जड़ पर, बिल्कुल, डिफरेंस ऑफ मिड सेक्शन एंड रूट ऑफ थ्रेड, मध्य अनुभाग और थ्रेड की जड़ के अंतर पर, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड की जड़ पर। थ्रेड मतलब क्या है, आप कोई भी इस प्रकार का जो कोरुगेशंस होते हैं बार्स के ऊपर, उसका जो जड़ होती है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, उसको जड़ कहते हैं। तो उस पॉइंट पर जो होगा वो थ्रेड की जड़ पर ही अपने फेल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टेंशन इज 4 मीटर एंड लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द स्टेंशन इज। जो लोग स्टेंशन नहीं जानते बता दूँ, स्टेंशन किसी भी वर्टिकल मेंबर को जिस पे एक्सियल लोडिंग आ रही होगी उसको स्टेंशन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल पोस्ट, वर्टिकल स्तंभ, इन सबको हम स्टेंशन कहते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में। तो ऐसे स्टेंशन जिसकी 4 मीटर की रेडियस ऑफ जायरेशन है, लीड्स रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि न्यूनतम तन्यता अनुपात। ठीक है, नहीं सॉरी, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है परिभ्रमण त्रिज्या, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या 5 मीटर है और 4 मीटर इसकी प्रभावी लंबाई है। मतलब जो एल इफेक्टिव है वो आपका दे रखा है 4 मीटर, और जो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है, जो आपकी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है, वो आपकी दे रखी है 5। ठीक है, अब रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पर जो दे रखी है, इससे आपने पूछा है यहाँ पर कि तनुता अनुपात बताइए। ठीक है, अब तनुता अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तनुता अनुपात सिंपल होता है के बराबर एल इफेक्टिव अपॉन आर। ठीक है, एल इफेक्टिव अपॉन आर। तो एल इफेक्टिव यहाँ पे आपको 4 मीटर पहले ही दे रखा है, तो आप 4 मीटर लगाएंगे। ठीक है, 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बटे आपको रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखी है 5। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 20 और 80। ठीक है,
यहाँ पर यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि रेडियस भी लेंथ की यूनिट है जो कि मीटर या सेंटीमीटर किसी यूनिट में होगी, और जो आपका इफेक्टिव है लेंथ उसकी भी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होगी। सेम यूनिट होने के कारण यूनिट्स कट जाती हैं, तो स्लेंडरनेस रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका आंसर आ रहा है 80। ठीक है, 80 इसमें किसका आंसर है? 80 ऑप्शन नंबर सी 80। इस प्रकार से आप तनुता अनुपात न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या और प्रभावी लंबाई से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स इन डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इज जनरली नोन एज। अपने अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर दिशा में तनन बल के अधीन संरचनात्मक उपांग को आमतौर पर जाना जाता है। अपने अनुदैर्ध्य अक्ष मतलब लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष, जो लंबाई वाली अक्ष होगी, उस अक्ष के समांतर दिशा में तनन बल। ऐसे संरचनात्मक उपांग या फिर स्ट्रक्चरल मेंबर्स को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम टाई के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। टाई ऐसा मेंबर होता है जो एकदम वर्टिकल नहीं होता, किसी भी एंगल पे होता है, परंतु उस पर बिल्कुल प्योर एक्साइल टेंशन फोर्सेज आते हैं। मतलब अगर ट्रस के अंदर अगर कोई टाई लगी है तो भले ही किसी एंगल पर होगा, बट उसके अंदर जो टेंसाइल फोर्सेज आएंगे वो बिल्कुल एकदम उसके जो एक्सिस होगी उससे पास होंगे। ठीक है, टेंशन मेंबर, हाँ ये भी कहते हैं, टाई मेंबर भी कहते हैं। ये सारे नाम तीनों एक ही तरीके मेंबर्स के हैं। और ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके तीनों को ही हम टेंशन मेंबर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है द वर्किंग स्ट्रेस फॉर स्ट्रक्चरल स्टील माइल्ड स्टील इन टेंशन इज गिवन बाय। कार्यकारी प्रतिबल के अंतर्गत स्ट्रक्चरल स्टील के लिए अनुज्ञेय प्रतिबल कितना लिया जाता है? ठीक है, तो अनुज्ञेय प्रतिबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का हम जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं, मतलब अधिकतम उस पर कितना हम प्रतिबल वो झेल सकता है, जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम कितना मान के चलते हैं, तो उसके लिए जो वैल्यू ये कोड ने हमें दे रखी है, कोड ने हमें बताया इसके लिए 0.6 FY। ठीक है, FY यहाँ पर होता है पराभव प्रतिबल। ठीक है, या यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस माइल्ड स्टील का कितना होता है? 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, जब आपका पराभव इतना है, इसका 0.6% आप निकालेंगे, तो आप हमेशा चाहे कोई भी स्टील हो, अगर आप एक्सियल टेंसाइल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 0.6 FY ही यूज़ करेंगे, उसी को उसका जो परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस है वो कहा गया है। ठीक, तो 0.6 कर दीजिए FY का, आपका आंसर आएगा 150। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आएगा, उसको हम मान लेंगे 150। ठीक है, तो बस यही तरीका है इसको निकालने का। 0.6 FY यील्ड स्ट्रेस का 0.6 टाइम्स कर दीजिए, आपका जो कार्यकारी प्रतिबल है या जो वर्किंग स्ट्रेस है वो निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज कैलकुलेटेड बाय। तनन उपांग की सामर्थ्य की गणना डैश के द्वारा की जाती है। क्रॉस सेक्शन इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, नेट सेक्शनल इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, ग्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू परमिसिबल एरिया, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके नेट सेक्शनल एरिया से आपकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आपके मेंबर की। ठीक है, तो अगर आपका नेट सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा आपकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। ठीक, तो इसी कारण से नेट सेक्शनल एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस से ही आपके जो सामर्थ्य है किसी तनन उपांग की या जोड़ की वो निकलेगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी, नेट सेक्शनल एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक, आगे देखते हैं। नेट सेक्शनल एरिया इन चेन रिवेटिंग इज कैलकुलेटेड बाय। चेन रिवेटिंग में शुद्ध काट क्षेत्रफल की गणना डैश के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इसका बिल्कुल बेसिक सा एक फॉर्मूला है जो मैंने स्टार्टिंग में भी अभी आपको बता ही दिया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि कैसे निकलती है। इसकी निकलती है B माइनस ND इंटू टी, ऑप्शन नंबर 1 बी यहाँ पर चौड़ाई है उस पूरी प्लेट की, n इसमें लगने वाले नंबर ऑफ रिवेट्स हैं। ठीक है, B माइनस n नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, D उसकी डेप्थ है कितनी, D डायमीटर है, सॉरी D ग्रॉस डाया है जितने में आपने डायमीटर में रिवेट या बोल्ट जो भी लगाया, उसके अलावा जो उसका क्लियरेंस है। मैंने क्लियरेंस आपको बोल्टेड कनेक्शन में बहुत सही से समझाया, जिन लोगों को नहीं समझ आया वो जाके एक बार उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो डी उसका जो क्लियरेंस होल है उसकी डायमीटर है, और इंटू टी थिकनेस ऑफ प्लेट है। इससे आपका जो चेन रिवेटिंग है उसका नेट सेक्शनल एरिया इससे निकल जाएगा। ठीक है, बी माइनस एन डी इंटू टी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इन स्टैगर्ड रिवेटिंग टू कैलकुलेट नेट सेक्शनल एरिया प्रोविजन गिवन बाय कोड इज। विषम रिवेटिंग में कोड द्वारा दिए गए शुद्ध काट क्षेत्रफल की गणना के लिए प्रावधान है। तो कोड ने जो शुद्ध काट क्षेत्रफल या फिर नेट सेक्शनल एरिया की गणना के लिए स्टैगर्ड रिवेटिंग की बात की है। स्टैगर्ड रिवेटिंग मैंने बताया था पीछे वाले एक चैप्टर्स में कि स्टैगर्ड रिवेटिंग क्या होता है। स्टैगर्ड रिवेटिंग के केस में जो फॉर्मूला कोड द्वारा दिया गया हमें उसका नेट सेक्शनल एरिया निकालने का, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ये B माइनस एन डी प्लस N1.P1 स्क्वायर अपॉन 4G। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? देखिए, जो इसमें B है उस काट का चौड़ाई। ठीक है, जो आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसकी चौड़ाई। ठीक, ND भाई पहले की तरह है, N नंबर ऑफ जो आपके रिवेट या बोल्ट हैं, और D ग्रॉस सेक्शनल जो उसका डाया है वो। ठीक है, क्लियरेंस के साथ।
यहाँ पर जो N1 और P1 स्क्वायर है ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। जैसे मानिए ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है, मैं अलग से बना रहा हूँ। ये आपकी एक प्लेट है, ठीक, इस प्लेट के ऊपर आपने इस प्रकार से रिवेटिंग कर रखी है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है। तो जो आपके जो पिच होगी, पिच क्या होगी, पिच इसी दिशा के पैरेलल होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यहाँ पर आपकी पिच होगी, ठीक है। और गेज आपकी कहाँ होगी, कलर चेंज करेंगे अब हम इसका, जो गेज आपकी होगी वो गेज आपकी इस पिच के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गेज होगा, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि जो ये N1 है, ये N1 क्या है, ये N1 है संख्याएं गेज की कितनी है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने एक चेन लाइन, रिवेट लाइन ये बनाई, दूसरी ये बनाई और तीसरी ये बनाई, ठीक है। तो गेज दूरी तो हम इनके बीच की दूरी को माप कर कहेंगे, पर जो N1 है वो क्या है, वो है संख्या ऑफ गेज। मतलब जैसे एक गेज ये बना, दूसरा गेज ये बना, तो जो N1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। अगर यहाँ एक रिवेट और होता तो ये एक गेज लाइन, दूसरी गेज लाइन, तीसरी गेज लाइन, तो ये गेज लाइन हो जाती 3। तो यहाँ पर आप लगाते N1 बराबर 3, ठीक है। तो ये है गेज डिस्टेंस, ठीक। P1 स्क्वायर क्या है, P1 है जो उसकी पिच है, पिच की जो दूरी है उसको हम P1 स्क्वायर कह रहे हैं, ठीक है। और 4G, G इसमें गेज डिस्टेंस है। गेज डिस्टेंस मतलब जो एक गेज के बीच की दूरी है वो आप लगा देंगे, ठीक। तो N1 बस समझने वाला है, N1 कोई वैल्यू नहीं है, N मतलब N1 कोई डिस्टेंस नहीं है, N1 एक संख्या है कि कितनी गेज दूरी लग रही है, एक गेज, 2 गेज, 3 गेज, 4 गेज। तो जितनी गेज होंगी उतना बार आप उसको नंबर लिख के उसको गुणा कर देंगे P1 स्क्वायर अपॉन 4G से, ठीक है। तो इसका सही फॉर्मूला आप समझ गए, कैसे काम करता है वो भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स, किसी स्तंभ का तनुता अनुपात 0 होता है जब उसका इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन, उसकी परिभ्रमण त्रिज्या के बराबर होने पर, इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ, पूरी लंबाई की सभी ओर से आलंबित होने पर, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, प्रभावी लंबाई के वास्तविक लंबाई के बराबर होने पर, या फिर लेंथ इज वेरी लार्ज, लंबाई के बहुत अधिक होने पर। देखिए जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो उसका बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, जो आपके कॉलम की इफेक्टिव लेंथ होती है और जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इफेक्टिव लेंथ को ही 0 कर देंगे तो आपका स्लेंडरनेस रेशियो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक। इफेक्टिव लेंथ कैसे 0 करेंगे, जैसे आपका कॉलम अगर बिल्कुल फ्री है, एक साइड से फिक्स्ड है और एक साइड से फ्री है, ठीक है। तो जो फ्री है कॉलम, तो वहाँ पर तो आप 12 ले लेते हैं, अगर आबद्ध कर देते हैं तो भी आप 0.6 लेते हैं। परंतु अगर मैं इस कॉलम को पूरा सपोर्ट कर दूं, ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पूरे पे इस पे आलम देकर सपोर्ट कर दूं, इसमें इफेक्टिव फ्री लेंथ को छोड़ूं ही ना, उस केस में क्या होगा, इसकी इफेक्टिव लेंथ 0 हो जाएगी। और जब इफेक्टिव लेंथ 0 होगी तो अपॉन R होता है बराबर स्लेंडरनेस रेशियो होता है। अब 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली स्लेंडरनेस रेशियो भी 0 हो जाएगा। इस कारण से जब आप इसकी सपोर्टेड ऑल साइड से सपोर्ट कर देंगे, पूरी लंबाई के सभी ओर से आलंबित कर देंगे, तो जब आपका इफेक्टिव लेंथ 0 हो जाएगी तो आपका स्लेंडरनेस रेशियो भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो 0 कब होता है, जब व्हेन इट इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ, पूरी लंबाई के सभी ओर से आलंबित होने पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड बट नीदर हेल्ड इन पोजिशन नॉर रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट द अदर एंड। एक स्तंभ की प्रभावी लंबाई क्या होगी जबकि एक छोर पर स्तंभ पूर्णतः आबंध है लेकिन दूसरे छोर पर ना तो दिशा में रोका जाता है ना ही स्थिति में, ठीक। इस टाइप के कॉलम वो होते हैं जो एक साइड से तो फिक्स होते हैं और दूसरी साइड से फ्री होते हैं, ठीक है। तो एक साइड से फिक्स, एक साइड से फ्री, आप इसका बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कॉलम का क्या होता है, ये होता है 2L, ठीक है। ऐसे कॉलम की हम इफेक्टिव लेंथ मानते हैं बराबर 2L, इसकी प्रभावी लंबाई उसकी एक्चुअल लंबाई के 2 गुने के बराबर हम मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है स्प्लाइस कवर एंड इट्स कनेक्शन इन अ टेंशन मेंबर शुड बी डिज़ाइंड। एक तनन उपांग में स्प्लाइस कवर और उसके कनेक्शन को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। जो स्टूडेंट नहीं जानते उन्हें बता दूं, देखिए स्प्लाइस क्या होता है, जब आपका एक कॉलम की लेंथ खत्म हो जाती है और आपको दूसरा कॉलम उसमें जोड़ना होता है, या कोई भी एक मेंबर दूसरे मेंबर से जोड़ने, इस पर टेंसाइल फोर्सेज आ रहे हों, तो उनके बीच में एक प्लेट्स लगा दी जाती हैं, उनको प्लेट द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, इसी को कहते हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस का मतलब होता है एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ने की प्रक्रिया को स्प्लाइस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है स्प्लाइस को डिज़ाइन करते समय स्प्लाइस की सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, ठीक है। जो इनडायरेक्टली इसने पूछने का मतलब इसका यही है, एक तनन उपांग में स्प्लाइस कवर और उसके कनेक्शन को डिज़ाइन किया जाना चाहिए कब, टू डेवलप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू मेन मेंबर, टू कैरी 50% लोड ऑफ मेंबर, इन टेंशन मेंबर स्प्लाइसेज आर नॉट रिकमेंडेड, टू कैरी 33 होल 1/3% लोड ऑफ मेन मेंबर। हिंदी वाले छात्र देखें, मुख्य इकाई में कुल तनन शक्ति के बराबर विकसित करने के लिए
50% लोड वहन करने के लिए टेंशन में स्प्लाइस की सिफारिश नहीं की जाती है, या फिर 33.1/3% भार लोड वहन करने के लिए। अब आप एक बात बताइए, आप एक मेंबर बना रहे हैं, ठीक है, उस मेंबर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे लेंथ में। अब अगर आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके जॉइंट की, मैं कुछ पॉइंट्स जो इसमें दिए उन्हीं से बात करता हूँ। अगर आप उसकी स्ट्रेंथ को अगर पॉइंट नंबर 2 देखें, अगर वो जॉइंट उस मेंबर का 50% लोड ही ले पा रहा है, ठीक है, तो वो तो जॉइंट से फेल हो जाएगा ना। अगर आपका जॉइंट ही 50% लोड ले पा रहा है, ये इससे लोड ट्रांसफर कर रहा है, और ये 50% लोड ही ले सकता है, तो ये तो 50% ज़्यादा ही ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये जितना लोड है उतना ही तो उसके अगले मेंबर पर भी जाएगा, तो ये तो फेल हो जाएगा। दूसरा वाला तो वैसे ही गलत हो गया। टेंशन मेंबर में स्प्लाइस की सिफारिश नहीं की जाती, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि अगर सिफारिश नहीं की जाती तो टेंशन स्प्लाइस लगाए ही क्यों जाते, ठीक है, ये भी गलत है। और 33.1/3%, जब 50% लोड के लिए बियर नहीं कर सकता तो 33% पे तो और जल्दी फेल हो जाएगा, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जितनी आपकी सामर्थ्य मेन मेंबर की है, आपको अपने टेंशन स्प्लाइस की सामर्थ्य भी उतनी ही डेवलप करनी पड़ेगी, उतने के लिए ही उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, उससे कुछ ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स प्रोन टू फेलियर होते हैं, जल्दी फेल होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से कम डेवलप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू मेन मेंबर, ठीक है। तो मेन मेंबर की जो सामर्थ्य है उसके बराबर ही जॉइंट की सामर्थ्य भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, इन अ स्ट्रक्चर वायर्स एंड केबल्स आर जनरली यूज एज, एक संरचना में तारों और केबलों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। टू रेजिस्ट शेयर, नहीं, तार कोई शेयर को रेजिस्ट नहीं करते। एज अ कंप्रेशन मेंबर, तार बहुत लंबे हैं, बकल कर जाएंगे, कोई शेयर नहीं करेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत कम होता है उनका। एज फ्लेक्सुरल मेंबर, आनमंस अवयव की तरह, नहीं, आप तार पर किसी भी तरीके का फोर्स लगाएंगे तो बेंड नहीं करेगा, वो वहीं से सैग कर जाएगा पूरा, ठीक है, वो रेजिस्ट नहीं करेगा उस फोर्स को, ठीक। तो इस कारण से आनमन सदस्य की तरह भी यूज़ नहीं करेंगे, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि तार और केबल्स को हम सिर्फ टेंशन मेंबर की तरह यूज़ करते हैं, तनन उपांग की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अलाउएबल स्ट्रेस इन लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द, लंबे कॉलम में अनुज्ञेय प्रतिबल को बढ़ाया जा सकता है यदि डैश को बढ़ा दिया जाए। तो वो क्या चीज़ है जिसको बढ़ाने से आपके तन जो कॉलम है उसके अंदर आपकी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, अलाउएबल स्ट्रेस बढ़ जाएगी, सॉरी परमिसिबल जो आपका अनुज्ञेय प्रतिबल है, जो वो लेने की उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, वो कैसे बढ़ जाएगी, यदि आप उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ा दें, इफेक्टिव लेंथ बढ़ा दें, सपोर्टेड टाइप या आबद्ध का प्रकार बढ़ा दें, या फिर सभी को बढ़ा दें। देखिए, अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप इफेक्टिव लेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसकी तो बकलिंग की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। आप लेंथ को अगर और इंक्रीज़ कर दें तो कॉलम और जल्दी बकल होने की टेंडेंसी रखेगा, स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ने वाली उससे। आप सपोर्ट का टाइप बढ़ा दें, सपोर्ट का टाइप चेंज कर दें, तब भी उससे स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उससे उसकी जो अनुमत प्रतिबल है या फिर जो अलाउएबल स्ट्रेस है वो नहीं बढ़ा सकते। पर अगर आप उसकी जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या बढ़ा देंगे तो उससे उसकी अलाउएबल स्ट्रेस बढ़ जाएगी। क्यों? कि परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट कितनी दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लीजिए रियल लाइफ वाला, आप एक पतला सा लोहे का या लकड़ी का डंडा ले लीजिए, ठीक है, और एक मोटा सा डंडा ले लीजिए, ठीक। तो जो पतला वाला होगा वो जल्दी बकल करेगा क्योंकि उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन कम है, वो कम क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और जो मोटा है वो ज़्यादा क्षेत्र में फैला है, वो देर से बकल करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अब आपको जो आप समझ गए होंगे कि सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर आप इसको बढ़ा देंगे, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या को अगर आप बढ़ा देंगे तो आपकी जो अलाउएबल स्ट्रेस या फिर अनुज्ञेय प्रतिबल है जो उसके द्वारा बियर लोड किया जा रहा है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर एज पर कोड शैल नॉट एक्सीड, एक तनन उपांग का अधिकतम तनुता अनुपात कोड के अनुसार इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोड ने बिल्कुल क्लियरली दे रखा है कि जो तनुता अनुपात या फिर स्लेंडरनेस रेशियो है वो एक टेंशन मेंबर का कितना मैक्सिमम होना चाहिए, 400, ठीक है। मतलब एल इफेक्टिव अपॉन आर जो है वो मैक्सिमम 400 होना चाहिए इसका रेशियो, से ज़्यादा इसका रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ एंगल सेक्शन फॉर विच बोथ द लेग्स आर कनेक्टेड इज इन स्टैगर्ड रिवेट सिस्टम, जिस कोणीय खंड की दोनों टांगें संबद्ध हों उसका शुद्ध क्षेत्रफल विषम रिवेट पद्धति में होता है, ठीक। विषम रिवेट पद्धति आप समझते हैं, आपको एक रिवेट आपने इस लाइन में लगाई, दूसरी अगली लाइन में, तीसरी इस लाइन में, चौथी फिर इस लाइन में। मैंने बोल्टेड कनेक्शन में, रिवेटेड कनेक्शन में बिल्कुल डिटेल में समझाया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो विषम रिवेट पद्धति में जब कोणीय खंड में दोनों टांगें संबंध हो तब उसका शुद्ध क्षेत्रफल, ठीक है। शुद्ध क्षेत्रफल किस टाइप से निकालते हैं, सीधी काट रेखा एवं विषम काट रेखा का क्षेत्रफल, सीधी काट रेखा एवं विषम काट रेखा का अंतर, सीधी काट रेखा एवं विषम काट रेखा का न्यूनतम, जो भी दोनों में से कम होगा। तो इंग्लिश वाले छात्र इसको समझ लें, जब आप किसी
जब आप इस तरीके से किसी सेक्शन को जब जोड़ते हैं दोनों टांगों से या दोनों लेग्स से, तो देखिए उसका जो बेसिक टेंडेंसी होती है फेल होने की, वो क्या होती है, इधर दिखा दे रहा हूँ। जब आपने इस प्रकार से किसी मेंबर को जोड़ा तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और एक रिवेट यहाँ लास्ट में लगा दी, ठीक है। तो ये फेल कैसे हो सकता है, एक है कि ये इस सेक्शन पर ही फेल हो जाए, ठीक है। दूसरा है ये इस सेक्शन तक तो कटे, उसके बाद यहाँ से कट के फिर यहाँ फेल हो जाए। तीसरा ये इस सेक्शन पर कटे और यहाँ फेल हो जाए। तो कई सेक्शन है कटने के, ठीक। तो जो बेसिक मोटी मोटी बात है वो ये है कि एक तो ये चेन रिवेटिंग में ही फेल हो सकता है, एक रेखा में ही फेल हो सकता है। दूसरा ये स्टैगर्ड में भी फेल हो सकता है। स्टैगर्ड से मतलब विषम, एक इस लाइन में, एक इस लाइन में, एक इस लाइन में, एक इस लाइन में। तो ये जो आगे पीछे जो लाइन बनी हुई है चारों, दोनों लाइन, इनमें अलग अलग में फेल हो जाए। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि जो आपका जो कोणीय खंड है जिसकी दोनों लेग्स जुड़े हुए हैं, वो विषम शुद्ध, उसका शुद्ध क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे आप। तो जिस सेक्शन में वो फेल हो सकता है, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो उसमें निकालेंगे। तो सीधी काट रेखा और विषम काट रेखा का अधिकतम, तो अधिकतम में नहीं निकालते, क्यों? क्योंकि अधिकतम में आप निकालेंगे तो वो फेल तो न्यूनतम में होगा ना, जिसकी काट रेखा में सबसे न्यूनतम सामर्थ्य होगी उसी में तो फेल हो जाएगा वो। तो अधिकतम को निकाल के करेंगे क्या उसका। तो सीधी काट रेखा में विषम काट रेखा का अंतर, ये गलत है। जो तीसरा है सीधी काट रेखा में विषम काट रेखा का न्यूनतम, तो इसमें होता क्या है, आप दो सेक्शनल एरिया निकालते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज करूँगा तब आपको दिखेगा ये। आप इसमें दो सेक्शनल एरिया निकालते हैं, एक इस वर्टिकल वाली लाइन पे और एक स्टैगर्ड वाली लाइन पे, ठीक है। इनमें से जिसका सेक्शनल एरिया न्यूनतम होता है, ठीक है, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। और मैंने पीछे तरीका बताया है, फॉर्मूला इसको कैसे निकाला जाता है। तो जिसका एरिया न्यूनतम होता है उसको हम कंसिडर करते हैं स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है, सामर्थ्य निकालने के लिए। तो इस कारण से इसका सही आंसर क्या होगा, सीधी काट रेखा एवं विषम काट रेखा का न्यूनतम, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टू एंगल सेक्शन और टी सेक्शन इज, दो कोणीय खंड या टी खंड साथ जोड़ने पर शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो जो हमें कोड बुक द्वारा दे रखा है फॉर्मूला उसके लिए, कि अगर आप टी खंड या फिर दो एंगल सेक्शन, मतलब एक एंगल सेक्शन इस टाइप से और दूसरा एंगल सेक्शन इस टाइप से, अगर आप इस टाइप से दो एंगल सेक्शंस को आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका जो नेट सेक्शनल एरिया आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये आपस में बोल्ट किए हुए हैं। तो उसका जो फॉर्मूला कोड ने हमें दे रखा है वो है A1 प्लस A2 इंटू के, ठीक है। के यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर है, A1 प्लस A2 इंटू के। तो A1 और A2 और के में क्या है, देखिए A इस एक लेग का क्षेत्रफल है जो जुड़ी हुई है, ठीक है। A2 दूसरी लेग का क्षेत्रफल है, और जो के है, के उसमें क्या है, के की वैल्यू कोड ने हमें गिवन है, के बराबर होता है, अगर दोनों लेग जुड़े हैं तो ये दोनों लेग जुड़े वाले केस है, ठीक। अगर दोनों लेग जुड़े हैं तो आपका के की वैल्यू निकलेगी 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 से, ठीक। अगर आपका दो लेग से मतलब जब आपके दोनों एंगल जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टू एंगल सेक्शन, थोड़ा जूम कर दूं मैं इसको। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टू एंगल सेक्शन और टी सेक्शन इज, दो कोणीय खंड या टी खंड साथ जोड़ने पर शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो जो नेट सेक्शनल एरिया हमें कोड द्वारा गिवन है, ऐसे टाइम पे जब आप दो एंगल सेक्शन को एक साथ जोड़ रहे हो, मतलब एक एंगल सेक्शन आपका ऐसे लगा है और दूसरा एंगल सेक्शन भी आपका उसके बैक टू बैक प्लेट द्वारा जुड़ा हुआ है, प्लेट के एक साइड जुड़ा हो चाहे प्लेट के दोनों साइड जुड़ा हो। तो जो नेट सेक्शनल एरिया जो कोड द्वारा हमें गिवन है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है A1 प्लस A2 इंटू के। अब इसको फार्मूला को समझेंगे किस तरीके से काम करता है। A1 प्लस A2 इंटू के, जो इसमें A1 है वो A1 क्षेत्रफल है जो जुड़ी हुई टांग है, कनेक्टेड लेग है उसका, ठीक है। और A2 है, A2 जो बाहर वाली लेग है उसका एरिया है, ठीक है। अब इन दोनों एरिया को इन्होंने कांस्टेंट के लगाया है, ठीक। वो के की वैल्यू कैसे निकलती है, देखिए के की वैल्यू निकलती है, के बराबर होता है 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, ठीक है। अब इस के साथ एक कंडीशन चलती है, जब आप दो एंगल सेक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है, ठीक। यहाँ पर हम दो एंगल सेक्शन की बात कर रहे थे, अभी क्वेश्चन में भी दिया है दो एंगल सेक्शन का, ठीक है। तब आप ये 5A1 अपॉन 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 लगाते हैं। पर जब आप एक सिंगल एंगल सेक्शन का प्रयोग करते हैं तब ये फॉर्मूला 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 हो जाता है, ठीक है। तो इससे आप क्या निकालेंगे, A1 एक लेग का एरिया, A2 दूसरे लेग का एरिया, इनको सॉल्व करके आप जब निकालेंगे और पुट करेंगे A1 इस वाले फॉर्मूले में A1 प्लस A2, ऑप्शन नंबर 2 A1 प्लस A2 इंटू के, तो आपको नेट सेक्शनल एरिया मिल जाएगा किसका, जिस ऐसे एंगल सेक्शन का जिसमें दो एंगल सेक्शन का एक साथ प्रयोग किया जा रहा है, बैक टू बैक या एक ही साइड पे प्लेट के, जिस भी कंडीशन उनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ठीक। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा,
और मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए कंटेंट क्रिएट करने में आपके थोड़ा सा टाइम मुझे इसलिए लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके अलग अलग बुक्स के रेफरेंस से फिर ये चीज़ लेके आता हूँ। आपको मेरे क्वेश्चंस 80% से ऊपर क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं खुद फ्रेम करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह से लेके आता हूँ। और मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूँ सिर्फ इसलिए कि आप इसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं क्वालिटी देना चाहता हूँ, इसीलिए कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बाकी मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ डालने की। आप भी कंटेंट की क्वालिटी से अगर सेटिस्फाइड है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी मैं कंप्रेशन मेंबर्स भी लेके आऊँगा इसके जस्ट बाद ही। और ड्राइंग का जो अगला चैप्टर है, आपका लास्ट चैप्टर है प्लेट गर्डर, उसका भी ऑब्जेक्टिव लगभग तैयारी है, वो भी मैं आज शाम या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।